Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड Good आफ्टरनून सर। afternoon, गुड sir. आफ्टरनून सर। क्या हाल है? फर्स्ट सब क्लास। बढ़िया सर। आपकी Nice. आप ठीक कैसे हो? ठाक। ठीक ठाक, ज्यादा अच्छे नहीं मतलब। और नहीं सभी सर, के? ज्यादा तो नहीं। सर अच्छे हैं। सर आप कैसे हो? आप बेटा मैं बिल्कुल बिंदास, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चंगा हाँ हूँ सर, चंगा। वो तो है। सर ऑफलाइन का कुछ पता है क्या? बेटा ऑफलाइन की देखो न्यूज आ रही है, शायद इस मंथ में दिसंबर में स्टार्ट हो जाए। सर जनवरी फर्स्ट वीक हाँ? बोला। अच्छा जनवरी फर्स्ट वीक बोला। हाँ मतलब ओपन करने की हमारे ऑफिस में भी बात हो रही है कि जल्दी से जल्दी ओपन करने वाले हैं। सर हम आएंगे दिसंबर आपको तो हाफ मिलने। हो भी गया। मिलने के आना ही पड़ेगा। सर सारे मिलने मतलब स्टूडेंट नहीं। कंपलसरी है क्या सर सबको? सर अच्छा चालू होती तो बंद नहीं होंगी ना? हाँ, बेटा हाइब्रिड मोड में चलेगी, दोनों चलेंगी। हाँ मतलब वो है। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। जिनको हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन, जिनको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आना, जिनको ऑफलाइन आना है ऑफलाइन। चलो होमवर्क बताओ मुझे जल्दी। मिलने तो बेटा तुम कभी भी आ सकते हो, ऐसा मिलने की वो नहीं है, बस मैं घर का एड्रेस नहीं दूंगा, नहीं सर ऑफिस आपके में आ घर जाना। में। हाँ तो वही सर। आप ऑफिस में रहते हैं? बेटा मैं ऑफिस में, मेरी क्लास रहती है लेकिन एक ही क्लास रहती है, तो 2 से 3 घंटे के लिए मैं ऑफिस से जाता हूँ रोज। सर सर हम बट तो आपको बुक का मिलने लॉट कैसे लेने आएंगे? जाते हैं। बहाना क्या बनाएंगे आपको मिलने का? सर को क्वेश्चन पूछना है? ये सर ने तुम्हारी मर्जी पार्टी में बेटा। बुलाए। सर को मिलना है। अरे ये तो पर पार्टी आईडीसी नहीं वार्टी का मिलेगा बहाना तो नहीं। मिलेंगे कैसे? पार्टी। पार्टी वार्टी की बात मत करो, अभी कोई शादी नहीं है मेरी। सर मतलब आपकी सर शादी आपकी नहीं हुई? शादी नहीं हुई? हो चुकी है शादी बेटा, लेकिन अभी दूसरी तो हाँ। नहीं है ना। कुछ नहीं सर होता एक ही तो मतलब। रहती। सर अच्छा एक ही है। तो रहते हैं ना। सर और कितनी चाहिए? सर पार्टी आपकी किस बात मर्जी। की? पार्टी किस बात की? हम आ रहे हैं सर आपको मिलने इसलिए। हाँ सर चलो इसलिए। कोई बात नहीं। A4 है ना अपना बैच। अब जल्दी से डीपीपी बता हाँ। दो कौन सी थी। हाँ सर। सर रिवीजन सर डीपीपी रिवीजन A11। रिवीजन डीपी। रिवीजन डीपीपी 1 सेकेंड।
बेटा आपको आपका बैच तो बनाया हुआ है ना मैंने, उसका Yes, व्हाट्सएप का ग्रुप। तो हाँ सर बनाया। आपने जितने भी अपने वीडियोस आए ना इसके केमिकल बॉन्डिंग के, मैंने वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। कर तो दिए। जिसका अगर मैंने देखा। हाँ प्रीवियस अच्छा। अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो वहां से पढ़ सकता है, और फिर भी डाउट आ रहे हैं तो मुझे बताओ, ठीक है? वो अपना हाँ सर। ग्रुप है, उस पर आप डाउट भेज सकते हो कि सर इसमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, तो हम कर लेंगे डिस्कस, कोई बात नहीं, मैं अलग से भी टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। पहले लेकिन अगर कोई ओके सर। टॉपिक नहीं आ रहा है तो पहले वो वीडियो देखो, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझसे बात करो, या फिर उस ग्रुप में मैसेज करो, या मुझे फोन करो, तो मैं फिर उसका कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? एक्सरसाइज डीपीपी सॉल्व हो रही है बेटा इजीली? सर हाँ सर। इजीली तो नहीं हो रहे सर। Yes, सर sir. इजीली नहीं हो रही। हाँ बेटा इजीली होगी भी नहीं, वरना फिर जेई को हम डीपीपी का स्कूल का मतलब क्या एग्जाम रहेगा मान लेते कुछ हैं ना। सर? हाँ चलो हाँ ठीक ठाक इजीली नहीं होती है। होगी, बट फिर भी 50% हो जाती है। Sir, 50% physics हो और जाती है 50 सर। हो जाती है। 50 हो जाती हाँ तो काफी अच्छा चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जेई एडवांस की डीपीपी में अगर आप 50% 40% कर लेते हो, उसमें ही आपको आईआईटी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, इंदौर वाला हो जाएगा जैसे, है ना? जो नए नए आईआईटी मिल रहे हैं, तो उतने मार्क्स में ही हमें अच्छे आईआईटी मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। 10 में से 5 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं ना, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड टाइम तक जब आपका एग्जाम लिखने का होगा ना, तब आपके 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी होने लगेंगे, तो हमें काफी अच्छा वो है। लेकिन अगर 10 में से एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत की बात है। 3-4 तो होने ही चाहिए, है ना? अगर 3-4 भी नहीं हो रहे हैं, 4 भी नहीं हो रहे हैं, 5 भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर पहले आप रिवीजन करो, रिवीजन के बाद भी नहीं हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है, फिर आप टीचर से कांटेक्ट करो। ये सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स और मैथ्स में भी यही, ठीक है? लेकिन अगर 5-6 हो रहे हैं, अगर 10 ही हो रहे हैं, तो फिर तो आप बेटा टॉपर हो, आइंस्टाइन हो फिर तो। 10 के 10 अगर एडवांस के होने लग गए, एडवांस। ठीक है? मेंस मेंस में भी 6-7 तो होने चाहिए, 5-6 तो होने ही चाहिए। अगर उससे कम हो रहे हैं तो फिर थोड़ी सा रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं तो फिर आप टीचर से कांटेक्ट करो। क्लियर है? चलो हाँ डीपीपी सर। रिवीजन डीपीपी है A11। A11 में हाँ कुछ सर। क्वेश्चन बेटा इसके दिए हुए हैं, मैंने अभी आपको आंसर शीट बता देता हूँ। अभी से पहले भी A11 ही डिस्कस की थी हमने, ये नहीं है ना? नहीं, आंसर नोट कर लेना पहले, आंसर मैंने टिक कर दिए थे। ये देखो फर्स्ट का डी आंसर है, जल्दी से आंसर नोट कर लो। सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ए बी सी है, फिफ्थ का ए बी सी है, सॉरी ए एंड सी है, सिक्स का सी है। कर रहे हो ना? हाँ Yes, सर। sir, कर रहे हैं सर। धीरे धीरे बताओ ना, हाँ सर, बहुत हाँ। फास्ट बता रहे थे आप। चलो जल्दी से नोट कर लो। स्टार्टिंग से बेटा स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ अभी देखो। स्क्रीन शो नहीं करी क्या मैंने? स्क्रीन दिख दिख रही है। अभी दिख रही है, दिख रही है। और लैग हो रही, हम्म। स्क्रीन लैग हो रही, हाँ सर लैग हो रही उसको। लैग हो अब रही दिखी? स्क्रीन आपकी। हाँ अब दिख रही एक है। मिनट। हाँ सर दिख रही है। दिख रही है हाँ सर। सर दिख रही है। हो गया 6 तक? यस सर। ये लास्ट पे सर 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर नहीं लिखा क्या मैंने? 1 सेकेंड, 10 का आंसर निकालना पड़ेगा। 10 का आंसर 7 है बेटा। हो गया क्या? हाँ सर। चलो अब डाउट बताओ एक एक करके। एक तो ये दूसरा नहीं हुआ होगा, यस सर। नहीं हुआ है ना? सर। हाँ और सर। एक और मैं बता देता हूँ, ये तो वो छठा टिक भी नहीं वाले हुआ एक होगा, भी नहीं हुए। सर 12वां। 6 भी नहीं हुआ सर। हाँ सर।
हाँ, और 12वां भी नहीं हुआ। ये क्योंकि रेडियो एक्टिव वाले पार्ट के थे। अपनी जो शीट है ना उसमें लास्ट में रेडियो एक्टिविटी भी दे रखी है थोड़ी बहुत, बट इसको है ना हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ते हैं जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं ये वाले क्वेश्चन इजी है इस वजह से मैं आपको मेथड बता दूंगा किस तरह से सोल्व होंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या बेटा? नहीं सर। नहीं सर। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, कोई कोई है उम्मीदवार ऐसा जिसको इनके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट हो? सर मुझे 11 में भी डाउट है। 11th, ओके। और बताओ, नो सर। 10th हो गया? 7th 10th 8th हो गया? 9th 7th 8th 9th। चलो मैं अपना बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला नंबर बताओ कौन सा था? 4th ना? सेकंड, सॉरी सेकंड में वो बोल रहा है कि bombardment of by alpha particle leads to artificial disintegration in 3 ways, 1 2 and 3। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बेरिलियम है ना? तो मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है बेरिलियम, बेरिलियम पे एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और एटॉमिक मास कितना है इसका? 7 9। इस पे वो बम्बार्डमेंट करवा रहा है किसकी? हीलियम की। मतलब अल्फा पार्टिकल जो होता है 2He4, क्या होता है? 2He4। और प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन में नाइट्रोजन जिसका मास है 13, एटॉमिक नंबर है 7 प्लस एक्स। इस तरह के कुछ बन रहा है। अब हमें बताना है कि एक्स कौन है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? जब Yes. बेरिलियम पे हाँ सर। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो ये एक्स बाहर निकला। अब ये एक्स कौन है ये पता करना है। अब देखो ये होती है न्यूक्लियर रिएक्शन जिनमें ना एटम ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एटम ही चेंज हो गया। Atom। बेरिलियम से नाइट्रोजन बन गया। ठीक है ना? अब वो कैसे बना देखो, हमें इन रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। इसमें क्या होता है, नीचे वाले नंबर को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर से हाँ सर। यस सर। ऊपर हाँ वालों को मास मास, नंबर। इनको मास मास नंबर। तो देखो हमें क्या करना है, नीचे वालों का एटॉमिक नंबर इक्वल करना है प्रोडक्ट वालों के एटॉमिक नंबर से। अब देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। 2 है। हाँ बेटा, बोलो सर बेटा बोलो। नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना? नहीं बेटा, ये उसका एक आइसोटोप है। 13 आइसोटोप, भी ओके होता है। सर। हाँ, आइसोटोप। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। तो मुझे x का क्या मैं -1 लिखूं तो दोनों तरफ 6 6 हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ। हाँ सर। हो जाएगा 6 6। हाँ। ऊपर देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 13 है। तो x के ऊपर क्या लिखूंगा? 1 0 0 0। यस 13 सर। 13 होना चाहिए ना दोनों तरफ। हाँ सर। तो इस तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं बेटा बीटा पार्टिकल। क्या बोला जाता है इसको? बीटा बीटा पार्टिकल। बीटा बीटा पार्टिकल। पार्टिकल। एक और एलिमेंट होता है जिसपे +1 करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोला जाएगा? पोजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। 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 और एक होता है इस तरह का जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। हाँ क्या प्रोटॉन। बोलेंगे? प्रोटॉन। 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 एक प्रोटॉन। होता है इस तरह का जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। हम्म। क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और एक और होता है गामा, जिसको बोला जाता है गामा, जिसपे ना तो कोई मास नंबर होता है ना कोई एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? हाँ। सर 1 मिनट ठीक है, लिखना है। हाँ लिख लेना। लिख लिया? हाँ सर। देखो अब यहाँ पर x कौन है बताओ फिर? x आपको ये बीटा पार्टिकल दिख रहा है, बीटा यस पार्टिकल। सर। बीटा तो x क्या लिख दिया हमने? बीटा पार्टिकल। आगे चलें, ये इरेज कर दो बेटा। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। चलो अब इसके बाद सेकंड हो रहा है बेरिलियम से जब हम बम्बार्डिंग करवा रहे हैं किसकी? ये इसको बोलते हैं हीलियम। अल्फा बेटा, इसको अल्फा बोलते हैं। तो ये लिख भी लेना, ये अल्फा है। अल्फा नहीं लिखवाया मैंने। तो हमें बन रहा है कार्बन +Y।
कार्बन का मास लिखा रहा है 12, एटॉमिक नंबर 6, बेरिलियम 4 और ये 9। अब बताओ, आप खुद बताओगे। देखो यहाँ पे इन दोनों को सम करूँ तो कितना आ रहा है 6, यहाँ 6 हो पर जाता ऑलरेडी हाँ 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 0। है 0। पक्का? आगे यस क्या? सर। हाँ हाँ सर। अब इन दोनों का सम करूंगा 9 + 4 कितना? 13। 13। 13 होता है, तो 13, उधर जबकि 1 यहाँ कर पर देना। बिल्कुल मैं 1 कर दूंगा। अब इस तरह का एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको? अभी मैंने लिखवाया था, क्या ये न्यूट्रॉन है क्या? ए, न्यूट्रॉन लिखवाया न्यूट्रॉन। था इस तरह का, जिसका एटॉमिक नंबर 0 है और मास नंबर 1। यस हाँ सर। न्यूट्रॉन होता है ना, होता है। यस सर होता है। तो वाई क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन। समझ आ गया क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ इसके बाद अब नाइट्रोजन पे बम्बार्डिंग करवानी है। नाइट्रोजन था 13, 7 उस पे हमने बम्बार्डिंग करवाई अल्फा पार्टिकल की, तो बना हमारा ऑक्सीजन एंड जेड। ऑक्सीजन का मास 16, एटॉमिक नंबर 8 और जेड। अब जेड को बताना है। अब यहाँ पर देखो 7 + 2 9, जबकि यहाँ तो 8 ही है, तो यहाँ क्या लिखो बताओ जेड के 1। नीचे? 1। 1। 1 लिख दो। यस सर। हाँ हाँ। हाँ यहाँ पर 13 + 4 7। कितने होते हैं? 17। 17। तो 17, यहाँ 17। उधर पर 1 भी लिख दो। 1 1 1 ऊपर भी लिख दो। करना। ये किसकी हाँ तरह लग रहा है बताओ? प्रोटॉन। प्रोटॉन। इस तरह से बताया था मैंने प्रोटॉन। यस सर। तो ये सर। प्रोटॉन ही है ना, जिनका मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। समझ आया? इजी है हाँ इस तरह हाँ से सर, बैलेंस करना इजी है हाँ है। सर सर। समझ। है ना? सिर्फ पजल सॉल्व करने हैं एक तरह के। तो बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, आंसर होगा सी। समझ आ गया? हाँ सर। यस हाँ सर सर। एकदम यस सर। क्लियर। इसके बाद सर कौन सा लगा था? नहीं था, इतना इजी होगा ये। हाँ, हाँ सर ऐसा इसके लग रहा है बाद कि कौन पढ़े सा ही था? नहीं है। हाँ बेटा, ये हम 12th में पढ़ाएंगे आपको दोबारा से। बट इससे ये थोड़ा 11 कड़क के रूप रहेगा क्या? नहीं, कोई कोई कड़क नहीं, इजी चैप्टर है बेटा, छोटा सा चैप्टर। ऐसा ही है सर। हाँ, इसके बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स्थ वाला। हाँ सर 6। हाँ सर अब 6th वाला। सिक्स्थ वाले को समझना। विच ऑफ द प्रोसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार? अब इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, बी सी एंड डी तीनों है। ठीक है ना? तो पहले हम बी सी एंड डी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ए को डिस्कस करूंगा। क्लियर है? हाँ अब वो सर। बोल रहा है कि इनमें से किसका प्रोसेस फॉर्मेशन करवाएगा आइसोबार। अब मान लो कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का मास 14, इसका मास 17। अगर मैं इससे पॉजिट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, प्लस एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को क्या मैंने इस तरह से लिखा था क्या? हाँ। बोलो तो यस मुझे सर। बताओ। ये +1 है, तो यहाँ पर क्या लिखूं एक्स के नीचे? 6। 6। 6 लिख दूंगा, बैलेंस हो गई। यस सर। नेक्स्ट है 14, तो यहाँ पर भी 14 ही लिखूंगा। क्या ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आइसोबार है क्या? यस सर सेम मार्क। यस सर आइसोबार कौन? जिनका मास सेम होता हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता बट हो। डिफरेंट। तो पॉजिट्रॉन तो हेल्प कर रहा है आइसोबार बनाने में, हाँ है ना? यस सर। यस सर। दूसरा लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल। अब मैं नाइट्रोजन को ही ले लेता हूँ। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं बताओ? -1 0, ऐसा ही होता है हाँ बीटा पार्टिकल। हम्म। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? क्या मैं यहाँ पर 8 लिख दूं? यस सर। लिख हाँ दूं 8? और ऊपर तो 14। बराबर ऊपर 14। ऊपर 14। क्या ये दोनों भी आइसोबार हैं? हाँ है। हाँ क्या आइसोबार? तो बीटा पार्टिकल भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आ रहा है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब के इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन को अभी हम प्रोडक्ट साइड में जोड़ रहे थे। अगर मैं पॉजिट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पर ही ऐड कर दूं, क्या कर दूं? पॉजिट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पर ही ऐड कर दूं, तो उसको बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन सिंपली ये होता है कि जो फर्स्ट शेल होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। इसको हम 12th में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखना, पॉजिट्रॉन को हम रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर देंगे। तो ये क्या बनाएगा? एक्स। अब बताओ कितना लिखूं मैं? ऊपर मास 14, 14। वाई ये कितना लिखूं? 8। 8। 8। तो क्या ये और ये 112 है क्या? हाँ है। तो हाँ 3 तो आंसर हो गए।
अब देखते हैं अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल। अब सबसे पहले मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ, इसके बाद 2 बीटा पार्टिकल भी ऐड करेंगे। तो जैसे अल्फा पार्टिकल क्या है, 2He4, तो ये x क्या बनेगा बताओ, 10, और नीचे क्या लिखूं, 5 5 5 अब इस वाले में x 10 5 में मैं 2 बीटा पार्टिकल भी ऐड कर दूंगा, तो क्या उसके मास में कोई डिफरेंस आएगा? नो। नहीं आएगा ना। तो जो नया पार्टिकल बना, क्या आएगा। वो पुराने पार्टिकल के साथ आइसोबार है? नहीं। हाँ है, नहीं है। हाँ सर। नहीं है ना नहीं बेटा, है, नहीं इसका है, तो नहीं है 10 है, इसका 14 हाँ है ना। तो आइसोबार तो नहीं है ना, आइसोबार नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही है। समझ आ हाँ। गया? पक्का? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अरे बोलो ना, ज्यादा हाँ बच्चे नहीं हाँ। बोल सर, रहे थे। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर इसके है सर, बाद एकदम क्लियर है। इसके बाद वाला शायद 11 12 बोला था ना बच्चे ने। हाँ सर, 11 12। सर 12th बोला था मैंने। 7th 8th, 7th 8th 9th 11 12। हाँ 7th 8th भी बताना पड़ेगा ना बेटा। During beta decay the mass number of atomic nucleus क्या होगा, remains unaffected। बीटा यही है, मास नंबर में कोई चेंज आया है क्या? ये देखो बीटा यही है ना, बीटा डीके यही हो रहा है, बीटा बाहर निकल रहा है, बीटा पार्टिकल है क्या बेटा, इसने 7 पूछा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है हाँ सर। सर आ रही है। आ रही है तो सर। ये बीटा डीके में बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। किसमें नहीं चेंज आएगा। आएगा? एटॉमिक एटॉमिक नंबर में नंबर। चेंज। तो आंसर क्या होगा, डी, रिमेन्स अनअफेक्टेड। समझ आ गया? बस कुछ भी नहीं बेटा, वो जो मैंने पार्टिकल्स के साइन बताए थे ना, वो याद रखना है हमें बस, कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ठीक है? हाँ सर। इसके बाद 8th, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल शुड बी एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई सो दैट एन आइसोबार इज फॉर्म्ड। तो आंसर क्या होना चाहिए, n नंबर ऑफ बीटा। बीटा आप कितने ही निकाल लो, आइसोबार ही बनते जाएंगे, क्योंकि बीटा क्या करता है, एटॉमिक नंबर को एक कम करता एटॉमिक जाता है, नंबर। हाँ। जबकि मास को वो कम नहीं करेगा। तो मास जिनका सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट रहेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अल्फा को करोगे तो मास नंबर भी डिफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, तो अल्फा को कर ही नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें अल्फा नहीं था, वो था 4th ऑप्शन, डी आंसर। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ। 9th वाला, which of the following combination give finally an isotope of the parent element। आइसोटॉप कौन देंगे? तो पहले जैसे हम निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन करके देख लो बेटा, नाइट्रोजन 14 7। पहले हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को निकाल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो नाइट्रोजन तो नहीं बनेगा, एक्स बनेगा, और अल्फा पार्टिकल को इस तरह से लिख दूं। तो अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं, 5, और ऊपर क्या लिखूं, हाँ 10। 10। ठीक है? हाँ। इसके बाद अब ये जो x10 आया है, उसमें मैं क्या करूंगा, 2 बीटा पार्टिकल ऐड कर दूंगा। तो ये 2 बीटा पार्टिकल मैंने ऐड कर दिए इस तरह से। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x के नीचे क्या लिखूं, 7। 7 में से 2 बार हाँ माइनस करूंगा 7 तो 5 आएगा ना। और यहाँ पर ऊपर क्या लिखूंगा, 10। 10। तो क्या ये और ये आइसोटोप है क्या? हाँ है। तो एक बार अल्फा निकालेंगे, 2 बार बीटा निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, आइसोटोप बन जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आंसर क्या होगा, सी। 10th हो गया था सभी से? हाँ। हाँ सर। 11th बताना है ना? हाँ सर। 11th इजी है सर। 11th देखो, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, x + 2y + z, है ना। x क्या है, x यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स इन 3px, रेडियल नोड बताने हैं। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n n - l -1 - 1। It's 1।
तो 3p के लिए n माइनस l माइनस 1 क्या होगा? 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1। वन आंसर One. आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। y बताना है, कर लोगे? यस सर। चलो 12th तभी कर लोगे क्या बेटा? सर 11 12th बताओ। यस सर। 12th वाला बता देता हूँ। 12th वाला है RE 162.75। इससे बन रहा है x जिसका नाम था A1 और Z1 प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा को क्या लिखूंगा? 2He4। बताओ अब A1 की जगह क्या लिखूं? A1 की जगह क्या लिखूं? 158। 158 हाँ। 158 सही है। और नीचे Z1 की जगह क्या 73 लिखूं? 70। 73 समझ आ गया? मतलब समझ आ गया? यस सर। हाँ सर सर। मतलब यही करना है अभी सभी जगह? हाँ हाँ बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सर तो यहाँ कर पर लेंगे फिर। 188 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर वो बीटा पार्टिकल को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखूं बताओ? 188 188। 188। और यहाँ पर नीचे क्या लिखूं? 75 74 75 तो A2 माइनस A1 मतलब 158 को आप 188 में से माइनस करोगे अपॉन 30 बचेगा। 75 माइनस 73, तो ये 30 डिवाइड बाई 30 2 by 15 15 15 आंसर। है ना इजी? हाँ यस सर सर। हाँ easy सर है। बहुत इजी है। सर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था ना। सर कॉन्सेप्ट नहीं पता था चलो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गया, अब कभी गलती नहीं करोगे। नहीं सर नो बिल्कुल नहीं। सर। ये वाली डीपीपी बेटा थोड़ा सा आपने अपने नोट्स में रखना, ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन दिखते रहे, वरना भूल जाओगे आप। ठीक है? हाँ सर। हाँ अब सर। जो डीपीपी है वो बी फेज की अपन ओपन करेंगे। बी फेज की मिली हुई है ना आपको? हाँ सर B1 हाँ सर। पहला क्वेश्चन देखो, उसमें ये है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्वेश्चन है क्या B1 का? द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ऐसा क्वेश्चन है क्या? हेलो एक मिनट। हाँ सर। 2 मिनट सर रुकिए देख रहे हैं। सर 2 मिनट। जल्दी देखो। दो तरह की B1 मिली होगी बेटा, एक आपको A फेज की और B फेज, तो B फेज वाली देखनी है। एसडीपी सर। सर हाँ आपको एक सर, मैसेज किया मैंने सर। क्या किया है? सर एक मैसेज भेजा आपको मैंने। मुझे मैसेज भेजा? स्टूडेंट हो क्या? नहीं सर, एडमिन डिपार्टमेंट से। अच्छा सर वो एक फेक स्टूडेंट है क्लास में। ओके, तो उसको रिमूव करना है ना। नाम क्या है सर? ये यश। क्या नाम है सर? यश करके नाम है सर, आखिरी में 132 है रोल नंबर। रिमूव गया। सर चला गया वो, सर चला गया। तो चला गया सर। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए चला गया सर। सर। सर मीटिंग लॉक कर अच्छा, दीजिए ना। अब ये होती कहाँ से मीटिंग सेटिंग? सर सिक्योरिटी में वेटिंग सर, रूम। वेटिंग कहाँ रूम पर? ऑन। क्या करूँ? सिक्योरिटी में, वेटिंग रूम सिक्योरिटी ऑन में कर जाइए और वेटिंग रूम ऑन कर दीजिए। वेटिंग रूम फिर में सर फिर को बेटा सर दिक्कत को है पीछे बार आना बार। पड़ेगा 10 मिनट। हाँ, मीटिंग सेटिंग में लॉक करना है तो क्या करूँ बताओ? सर सिक्योरिटी में। सर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में है। सर फर्स्ट लॉक ऑप्शन। मीटिंग। सर लॉक मीटिंग। ठीक बेटा, अगर कोई गलती से लेफ्ट हो जाए तो मैसेज या फोन कर देना, है ना? हाँ सर। यस सर। ओके सर। आप जल्दी से डीपीपी खोलो जिसमें ये वाला क्वेश्चन है पहला। मिल गई सभी को? सर B1 बोले है ना आपने? हाँ B1 बेटा। सर B1 में नहीं है सर ये। हाँ सर ये तो दिख ही नहीं एक रहा और है। एक ये और वाला है। B1 वाली होगी, वाला है। एक और बी फेज वाली एक और डीपीपी होगी बेटा, देखो। हाँ सर 2 है लेकिन हाँ सर मिल गई है सर। ना। ढूंढना पड़ेगा। ज-
ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है और ये वाली डीपीपी करनी है। मिल गई ना? कुछ बच्चों को तो मिली, मतलब मिली है सभी को? हाँ सर। सर सब पेज देखते नंबर हैं सर। बताने बोल रहा हाँ हूँ। सर हाँ मिल गई 30 पेज मिल नंबर गई? हाँ 30 पेज नंबर है, हाँ 30 पेज नंबर पेज नंबर 30। तो B1 वाली करके लानी है कल। कल क्या, परसों? क्लियर? हाँ सर। ओके सर। हाँ सर। चलो आ जाओ वापस से केमिकल बॉन्डिंग पे। मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि मुझे पता लगता है। Charger disconnected. Recording in progress. मैं दिख रहा हूँ क्या बच्चों? हाँ सही सर। मतलब ये स्क्रीन दिख रही है आपकी? दिख रहा है सर। अब मैं दिख रहा हूँ? हाँ। दिख गया? यस सर। यस बढ़िया। सर। Yes, अरे sir. वाह, हाँ सर। हाँ सर। शर्मा गया मैं। अरे एकदम पूरे हीरो जैसे आईपॉड हाँ, वाईपॉड सर। लगा के। स्मार्ट दिख रहे। सर मस्त लग रहे हैं सर आप। चलो चलो चलो, अब मस्ती नहीं। अब बेटा जो आज का टॉपिक है ना, थोड़ा सा अपना इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। आपको ऐसा पता तो होगा थोड़ा बहुत कि सर इनऑर्गेनिक वेटिंग वाला रूम जो में कोई पार्ट। तो। अरे यार ऐसा भी होता है क्या? सर नहीं है। मीटिंग लॉक करने के बाद वेटिंग रूम होते हैं ना। नहीं है। वन, एक बार मैं उसको हटा ही देता हूँ, जो आएगा हम निपटेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? मीटिंग सेटिंग। हाँ सर सिक्योरिटी में ऊपर होगा। नहीं है इसमें, तो कहाँ चला गया? सेटिंग सर। सेटिंग, सेटिंग में भी नहीं है। सर सिक्योरिटी में ही होता है सर वो। हाँ सर सिक्योरिटी में अच्छा। होता है। सर आप जिस वन, डिवाइस से होस्ट हो उसमें होगा। जिस डिवाइस से होस्ट हो हाँ, सर, शायद से आप। हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया दूसरी डिवाइस में होगा। हो गया। अब देखो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, थोड़ा आपको थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया होगा कि जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है थोड़ा सा रटने वाला पार्ट होता है ना? जैसे हम आगे चल के हाँ। पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना? जितना अच्छा वाला पार्ट था वो केमिकल बॉन्डिंग तक, और 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो वाला वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिकल बॉन्डिंग भी अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसका थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा रटना पड़ेगा, जिनमें आपको कुछ के स्ट्रक्चर रटने पड़ेंगे, कुछ में एक्सेप्शन होंगे वो रटने पड़ेंगे। तो वो वाला पार्ट आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे हम, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। कभी बोरिंग लगने लगे तो बताना, ठीक है? हाँ सर। कुछ हाँ एंटरटेनमेंट भी सर। करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। हेडिंग लिखो बेटा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करना है हमको, क्योंकि ये सिर्फ एक बार पढ़ के समझना है, फिर इसको याद करना है। ठीक है? सर इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, एस एंड डी ब्लॉक। ये पूरा सेपरेट सेपरेट है क्या ये चैप्टर्स? हाँ ये पूरे सेपरेट सेपरेट है बेटा। पी ब्लॉक का एस ब्लॉक तो पूरा 11th में ही है, इसके बाद ही गैसेस स्टेट के बाद ही हम पढ़ेंगे। पहला हम देख रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड वो होते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है? नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो 5 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। एक तो होता है N2O, एक होता है NO, दूसरा होता है N2O3, N2O4 और N2O5। अब सर आप बोलोगे कि सर ये कैसे बने? तो बने तो कैसे नहीं बेटा, 5 ही तरह के ऑक्साइड होते हैं, पांचों के फॉर्मूले आपको याद रखो।
क्लियर है? इनको रटना है। अब हाँ हाँ, सर। रटना नहीं है बेटा, याद हो जाएंगे। रटना भी नहीं है, याद हो जाएंगे अपने आप, इतनी बार देखोगे आप। आप हाँ बोलोगे सर एक NO2 भी तो होता है ना NO2। हाँ हाँ तो ये बेटा एक ये NO2 ही है, NO2 का डाइमर है। डाइमर मैं समझाऊंगा क्या होता है डाइमर, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल NO2 के मिलेंगे तो N2O4 बनेंगे, तो ये NO2 ही है। तो N2O का नाम होता है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। आपको ये तो पता है ना, छोटी वैलेंसी के पीछे OUS लगाते हैं, बड़ी वैलेंसी के पीछे इक लगाते हैं, याद है ये? हाँ सर। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये है ना थोड़ा सा स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं बताऊंगा ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। दो नाइट्रोजन है, इस वजह से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड था ये। तो ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। पेंटा ऑक्साइड। हो भी गया देखो आपको यार, हाँ हाँ हो गए? हाँ। चलो NO2 O8 है क्या? हाँ, N2O5 है बेटा, वो N2O5। हो गया? रुको सर। हाँ सर। हो गया सर ये। कर दो रेस। एक मिनट सर। नहीं सर, एक मिनट सर बस। सर एक सेकंड। ने N2O4 के ऊपर जो एरो करके लिखा है वो 3 है या 2 है? NO2 है ना बेटा, वो N2O4 के ऊपर NO2 लिखा है, NO2 से ही N2O4 बनता है। एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना? हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका, वेरी गुड। हो गया क्या? हाँ यस सर। हाँ सर हो गया। चलो अब इन सभी के स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। सबसे पहले देख रहे हैं N2 होगा। अब N2 का तो आपको पता ही है इस तरह का होता है। हाँ हाँ सर। दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। अगर ये एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दे तो इस तरह का बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद है? यस सर। हाँ तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस। माइनस। अगर मैं सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो क्या होगी बताओ? एक दो तो सिग्मा बॉन्ड, तो इस वजह से sp हाइब्रिडाइज है। हाँ है ना? हाँ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी तो है अभी हमने। क्या होता हाँ है सर। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर है? नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है? एक तो ये और एक ये, तो दो सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन का है। sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। 180। समझ आ गया? हाँ सर। एक होता है NO। अब NO है ना थोड़ा सा अनस्टेबल है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ओड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन। और अब इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या कर रहा है? दो ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से एक तो लोन पेयर में चला गया, एक बेचारा अकेला रह गया। ठीक है ना? अकेला, इसको क्या बोलेंगे? हाँ। ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का माना जाता है। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बना रहा हूँ सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ।
एक मिनट रुकना बेटा ना। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ गया ये? अब इन दोनों का हाँ। नेचर हमें याद रखना है बेटा। आगे आपको बचपन में भी पढ़ाया गया होगा कि ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल। Neutral. आपको आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा ना कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड Acidic. एसिडिक नेचर एसिडिक हाँ। नेचर। Acidic. हाँ। है याद ना? है सर। लेकिन ये कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कैसे? न्यूट्रल। क्लियर है? याद रह जाएंगे। तो हाँ सर। N2O एंड NO दोनों किस नेचर के? न्यूट्रल नेचर न्यूट्रल। के। इसके अलावा जो N2O3, N2O4 और N2O5 ये तीनों एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होने वाले? एसिडिक। 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 मतलब ये बेस से रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट बनाने वाले। क्लियर है? हाँ। क्लियर है? अब इनका डायग्राम देखना। N2O4, अब यहाँ N2O3, अब दो ऑक्सीजन, हम ये NO2 बन गया इस तरह से, और दूसरा ये इस तरह से आ जाएगा, और एक इसके पास लोन पे। तो ये क्या हो गया? N2O3। N2O4 बनाना है तो हम इसी तरह से बनाएंगे, बस लोन पेयर में हम एक और क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन जोड़ देंगे इस तरह से। समझ आ गया? हाँ। हाँ। अगर मुझे हाँ। N2O5 बनाना है तो पांचवा जो ऑक्सीजन है मैं बीच में जोड़ूंगा इन दोनों के, इस तरह से। सिंपल है? यस सर। सिंपल है। हाँ। अब मुझे हाँ, सर। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो इसमें सेंट्रल एटम ये नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन क्या? 3 तो सिग्मा बॉन्ड, तो sp2। फाइबर। हाँ। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना ओनली, sp2। यस सर। हाँ। इसमें भी sp2, इसमें भी sp2। sp2। ये किस टाइप का है? ये वाला जो है या तो AB3 टाइप का है। पहला वाला तो AB3 है और दूसरा वाला AB2L है। दिख रहा है? ये वाला AB2L है या। ना? है ना? अरे हाँ। ए नाइट्रोजन है, 2 हाँ बी सर। है और एक लोन पेयर है। इनमें दोनों ही AB3 टाइप के हैं, दोनों ही नाइट्रोजन, राइट? और इसमें भी दोनों AB3 टाइप AB3। के हैं। VACPR भी हम बेटा रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। लिंक करना पुराना, पुराना भूल गए मतलब फिर हमारा खेल खत्म। पुराना हमेशा लिंक करके चलो। क्लियर है? यस सर। शेप सर। याद हो सर। जाएंगे? शेप याद हो जाएंगे? हाँ हाँ। चलो नोट सर। कर लिया? एक मिनट। सर रुको 1 मिनट। हाँ सर। 1 मिनट सर। डन। हो गया? सर एक मिनट। हो गया। हो गया? अब देखो बेटा, हमने ये पढ़ा कि ये तीनों एसिडिक है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि एसिडिक ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है। मिलता है क्या एसिड? हाँ। हाँ। जैसे हमने SO2 को वाटर में डाला था तो H2SO3 मिला था। SO3 यस को सर। वाटर में डालेंगे तो H2SO4 मिलेगा। मिलता है ना? ऐसा कुछ होता हाँ। है, हाँ हाँ हाँ। बचपन में पढ़ा होगा। अब वो कैसे बनता है वो हमें सीखना है। 10th इधर में। ध्यान दो। हाँ 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो अब यहाँ पे मैं क्या नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता हूँ? यस सर। कितना हाँ होगा? देखो ऑक्सीजन की वजह से -6 तो नाइट्रोजन की वजह से प्लस का 6, तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा? प्लस का 3। +3। हाँ सर। हाँ। समझ आया क्या? +3। हाँ। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे ना बेटा, तो वाटर में डालने के साथ जो हमारा एसिड बनने वाला है वो भी +3 नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एसिड बेस, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर? हाँ। तो जो हाँ। एसिड बना है वो क्या बनेगा?
+3 स्टेट वाला, क्या HNO3 में +3 स्टेट होती है क्या? HNO3 में कौन सी स्टेट होती है बताओ? +5। तो क्या ये बनेगा क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा। तो प्लस यहाँ 3 पर वाली बनेगा, चाहिए। हाँ +3 वाली। तो एक और एसिड होता है HNO2, तो यहाँ पर हो गई +3। हाँ तो जब भी हम N2O3 को वाटर में डालेंगे तो HNO3 कभी नहीं बनाना है, क्या बनाना है? HNO2। HNO2। ये आगे चल के बेटा बहुत काम आने वाली है चीजें, अभी थोड़ी बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन हमें तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हाँ। इजीली तो ना केमिस्ट्री निकल जाएगी। हाँ ठीक है ना? अब मैं सिखाता हूँ आपको इसी चीज के लिए। अब मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दूं तो अब ये तो एसिडिक, ये बेस रिएक्शन होनी है, एक तो वाटर बनेगा और हाँ दूसरा हाँ, सॉल्ट क्या H2। बनेगा? सॉल्ट में जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में होना चाहिए? +3। तो देखो NaNO2 बनाना है हमें, क्या नाइट्रोजन +3 स्टेट में है? बिल्कुल है सर। ठीक है, फिर इसको बैलेंस कर लेंगे इजीली। समझ आया? हाँ अब एक एसिड हमने N2O5 भी पढ़ा है जिसमें नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। तो इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? +5 वाला एसिड कौन सा? HNO3। HNO3। तो इस पे भी +5 है। बात समझ आई? हाँ पक्का? यस सर। पक्का? हाँ लेकिन अब एक और ऑक्साइड था जो डाइमर था, किसका? NO2 का, N2O4, है ना? तो N2O4 पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। अब +4 का तो ऐसा कोई एसिड ही नहीं है नाइट्रोजन का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो। तो ये वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और नाइट्रोजन पे क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? नहीं होती बेटा। नाइट्रोजन की दो ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 एंड +5। भाई हाँ। कौन कौन सी है? +3 +3 और एंड +5। +5। अब देखो, मतलब अगर मैं इसको, दो नाइट्रोजन है ना, तो एक नाइट्रोजन तो +3 रख रहा होगा और एक नाइट्रोजन +5 रख रहा होगा, तो बैलेंस हो जाएगा क्या? +8। तब जाके हाँ +4 आ रहा है। हाँ 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 बात समझ आई? है ना? समझा सर। तो ये वाली चीज बेटा इतनी इजीली दिमाग में नहीं जाएगी, मैं एक और बार रिवाइज करवाऊंगा, अब भी तब भी समझने की कोशिश करो। ठीक है? पहले सर। हमने क्या लिखा? पहले हमने N2O3 लिखा जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट 3। +3। अब इसको अगर हमने वाटर में डाला तो एसिड भी +3 वाला ही बना। कौन सा बना? इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। HNO2। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। नेट। फिर दूसरे केस में हमने +5 वाले ऑक्साइड को वाटर में डाला तो +5 वाला ही एसिड बना, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। अभी एसिड। इनको पढ़ने भी वाले हैं। नाइट्रिक एसिड। लेकिन अब हमारे पास ऐसा ऐसा ऑक्साइड आ गया जिसका हमारे पास कोई एसिड ही नहीं है उस ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो फिर हम दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है कि नाइट्रोजन के +8 स्टेट हमें करनी है, लेकिन नाइट्रोजन तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, या तो +3 बताएगा +5 तो, और या फिर +3। +5। तो एक नाइट्रोजन पे +3 होगा और एक पे +5। तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक तो बनेगा HNO2 और एक बनेगा HNO3। समझ आया? एक तो बनेगा हाँ। हाँ +3 सर। वाला और एक बनेगा +5 +5 वाला। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। आपको मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई गई है क्या डिस्प्रपोर्शनेशन? नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं पढ़ाई? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, +4 से +3 में गया, +4 से +3 में गया, क्या हुआ? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। ये भी नहीं क्या पढ़ा है क्या सर? बेटा? सर पढ़ा है। पढ़ा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 गया तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर? डिक्रीज हुआ। हाँ एक। हाँ हाँ और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? रिडक्शन, हाँ, है रिडक्शन। ना? और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ है ना? तो देखो यहाँ +4 से +3 में भी जा रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, +4 से +5 में भी जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसा कोई सा कंपाउंड
एक ही कंपाउंड या एक ही एटम जिसका रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। Disproportionation. समझ आ गया कैसे हाँ करनी है सर समझा। रिएक्शन? हाँ पक्का? हाँ यस सर। तो जो भी ऑक्सी एसिड होगा, आगे बहुत सारे ऑक्सी एसिड पढ़ने वाले हैं, तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको क्या मिलने वाला है? उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको एसिड मिलने वाला है। अगर नहीं है उस ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड होगा या नहीं होगा? जैसे नाइट्रोजन का तो हमें पता है बेटा कि नाइट्रोजन +3 या फिर +5 बताता है ना। उसी तरह से सल्फर +2 भी बता सकता है, +4 भी बता सकता है, +6 भी बता सकता है ना। तो ये आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे बेटा, इनको याद करने की जरूरत नहीं, अपना आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डीपीपी टाइम पे करोगे सर लेकिन ये तो एक्सरसाइज। bonds भी उतने ही फॉर्म करते हैं ना, हाँ हाँ तो force तो हाँ वैसे भी बेटा, याद कर सकते हैं। हाँ वो तो याद ही हो जाएंगे आपको, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया क्या ये? हाँ हाँ। सर। ये नोट कर लिया, समझ आ गया सभी को? यस हाँ सर। पक्का? ऐसे झूठी झूठी तो नहीं बोल रहे? नहीं कसम सर सर। झूठ नहीं। पक्का सर। नहीं सच्ची सर। सच्ची बोल रहे हैं। चलो हो गया, ये कर दो ही रेस। हाँ सर। कर दूं? हाँ सर एक मिनट। हाँ करने दो ना। सर ठंड है क्या इधर आपके इधर? बेटा मैं नागपुर में ही हूँ। ओह हो गया, है सर। मुंबई से आया हूँ ना मैं, इस वजह से मेरे को ठंड लगती है नागपुर में भी। हाँ हाँ कर दूं ही रेस? हाँ सर। हाँ सर। सर हो गया। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सी एसिड्स। हम नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम पढ़ ही चुके हैं, HNO2, नाम क्या होगा इसका? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस क्या नाम एसिड। होगा? नाइट्रोस नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो एक ऑक्सीजन इस तरह से और एक ऑक्सीजन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगा, तो ये हाँ होगा सर। नाइट्रस एसिड। अगर मैं सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो क्या होगी? sp2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। हाँ किस टाइप का हाँ। कंपाउंड होगा ये? AB2L टाइप। AB2L। मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होने वाला है? 120 से छोटा होने वाला है। याद है ना क्यों? क्योंकि हाँ। ये जो है ये मोटू है उसके से मोटू? ज्यादा बड़ा एंगल नहीं। हाँ, हाँ वो सर। ज्यादा जगह घेरेगा तो ये एंगल अपने आप छोटा हो जाएगा। समझ गए? हाँ हाँ सर। दूसरा आता है HNO3। इसको क्या बोलने वाले हैं? नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। एसिड। नाइट्रिक एसिड। सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन, है ना। हाँ एक डबल बॉन्ड O बना देगा और एक OH बना देगा। 3 बॉन्ड तो बन गए, चौथा बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, हाँ है ना। तो हाँ। ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्लियर? इसको बोलते हैं हाँ। क्या? इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन बताओ नाइट्रोजन की? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। किस टाइप का है ये? AB3 टाइप का। एंगल क्या होना चाहिए? 120, 120 से है ना। 120 बराबर। बट इन दोनों का जो ये वाला एंगल है इस टाइप का, ये वाला 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, θ1, और ये थोड़ा सा कम होगा, θ2। हाँ हाँ। समझ आ गया क्या? हाँ सर। डबल बॉन्ड है वहाँ। रुक जाओ, एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा बोल के भी पूछ सकते हो ना आप, बोल के पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जितेंद्र सर, जयेंद्र रेजो एडमिन सर फेक है। फेक है? फेक होंगे सर, या फिर एक बार आप ऐसे बोल के पूछ लो कि कोई है क्या, नहीं हुआ तो निकाल एडमिन दो। फेक है। फेक है सर, मैंने और एक कॉल बार किया। आया हाँ। था मैं जब होस्ट था तब। जयेंद्र कौन है? सर वो एडमिन से है लेकिन वो नहीं है, मैंने उनको कॉल किया तो वो छुट्टी पे है आज। तो फेक है सर, उनके मैंने आपको आईडी से होस्ट दूसरा आया बनाया होगा था। सर शायद। एडमिन के नाम से भी फेक आते हैं। फेक आते हैं सर। हाँ एक बार सर ने ऐसे ही मेरे को होस्ट बनाए थे, पहले वाले केमिस्ट्री सर ने, तब भी आए थे कोई कोई तो भी।
सर Vinesh नाम से। Admin. आपको होस्ट बना दूं मैं? सर आप ही हो होस्ट। कर दीजिए होस्ट आप सर। ही हो अरे, सर। एडमिन कौन है अभी? एडमिन से कौन है? दुर्गेश सर आए होंगे सर अभी। अरे अभी नितेश हाँ। सर सर है। नितेश सर है। नितेश सर सर है है अभी। अभी। दुर्गेश वन सर भी है। सेकेंड, सर दुर्गेश सर आए अभी क्लास में। वो लेफ्ट हो गया। सर मैं दुर्गेश सर आपको हेड बना रहा हूँ मैं सर। हाँ सर दुर्गेश सर को कर दीजिए। बट वो रियल है ना? नहीं तो वही फेक निकलेंगे। हो गया क्या बच्चों? हाँ यस सर। हो गया ये? हाँ सर 1 मिनट सर 1 सिंपल मिनट। है। लिखने का है। सर 1 सेकंड लिख। हो गया। डन सर। हो गया एक सर। मिनट सर। बेटा ये तो दो एसिड ऐसे हैं जिनसे हम बार बार मिलते रहने वाले हैं, बट दो एसिड ऐसे भी हैं जो आपको कभी कभी दिखेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, वो ऐसे आपको बार बार नहीं दिखेंगे, बट ऐसे ही एसिड एग्जाम में आते हैं। तो एक का नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या नाम है? हाइपोनाइट्रस हाइपोनाइट्रस एसिड। एसिड। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है। H2N2O2। N2 दो हैं तो आप इस तरह से H2N2O2 का डायग्राम याद रखेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 मिनट। सिंपल है, हाँ सर। है ना? नाइट्रोजन 3 हाँ। बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाँ। 2 बॉन्ड बनाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से बन जाए। सर तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, अगर मैं इसकी बेसिसिटी पूछूं, क्या पूछूं? बेसिसिटी। बेसिसिटी। बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन करते हैं, तो पता है कि कितने H+ वो वाटर में देता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा कितने होगा। OH नेगेटिव। यस हाँ। हाँ, तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पर जितने भी H हाई ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं ना वो होती है, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी? 2। तो 2, है ना? अगर मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो sp2 sp2। क्लियर है? हाँ। चौथा एसिड होता है बेटा Yes, पर sir. नाइट्रिक एसिड। अब ये वाले पार्ट थोड़े से याद करने वाले होते हैं। आपको अगर पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, है ना? अब ये जो पर है ना, पर का मतलब है बेटा पेरोक्साइड। क्या मतलब है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के बारे में सर ने बताया होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम। यस सर बताया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज। तो पर नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड जो था ना इस तरह का था, ये नाइट्रिक एसिड था। हाँ सर। है ना? अब नाइट्रिक एसिड में हम क्या कर देंगे? पेरोक्सी लिंकेज लगा देंगे बस। ये पेरोक्सी लिंकेज हो गया, देखो दिख रहा है ये पेरोक्सी लिंकेज। हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये पेरोक्सी लिंकेज आ गया, तो इसका क्या नाम हो गया? पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। क्या इससे हाइब्रिडाइजेशन और सेंट्रल एटम में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। अभी भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। क्लियर है? हाँ। यस सर। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। हाँ सर। हो गया। आराम से करो। 1 मिनट सर बस। सर 1 मिनट, आप पिछली वाली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? डायग्राम बचा है मेरा बस। ये हाँ। एक मिनट। हो गया सर। पक्का? हाँ। हो गया, दोनों हो हाँ गए? सर हो गया हो गया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट है बेटा हाइड्राइड।
हाइड्राइड मतलब ऐसे नॉन मेटल जिनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड देखेंगे। पहला हाइड्राइड होता है NH3, क्या बोलते हैं इसको? अमोनी अमोनिया। एम क्या बोला जाता है? अमोनिया। अमोनिया। इसका डायग्राम तो सभी को पता ही होगा, टेट्राहेड्रल सर। ज्योमेट्री हाँ और शेप कैसा? पिरामिडल। पिरामिड थीटा इसका याद रखना, ये जो थीटा है ये होता है 107 डिग्री। क्यों होता है 107 डिग्री? क्योंकि क्योंकि वो ये लोन पेयर मोटू ने है। जगह ली है। हाँ, लोन पेयर ने ठीक है। ऑक्यूपाई कर लिया। दूसरा, और पिरामिडल शेप तो याद ही होगा ना आपको, हाँ हाँ लिखने वो की दिख जरूरत रहा भी है। नहीं, दिख रहा है। अब हम्म। नेक्स्ट जो हाइड्राइड होता है वो होता है N2H4, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी देखने को मिलेगा। हाइड्राजिन, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, क्या ये हो गया क्या N2H4? हाँ हो गया। बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा। देखो 3 तो बॉन्ड बना रहा है, 3 तो हाँ। सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये वाला, 1 2 हाँ। एंड 3, और एक लोन पेयर भी होगा, तो स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 sp3। ये भी सेम sp3। शेप कैसा? दोनों का टेट्रा होना चाहिए था, बट ये डाइमर है तो शेप चेंज हो गया। ठीक है, हाँ। हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। एक मिनट सर। लिखो 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 लिखो। डन सर। हो गया। हाँ। नहीं सर नहीं सर। बेटा आप में से कोई 9th 10th में रेजोनेंस में था कि सब नए हो? नए नए सर। तो नए सब सर, नए हैं। 11th। सर सब 11 से 11th है। में है। चलो हाँ सर। फ्रेशर्स। प्रेशर तो सर हो गया क्या? 19 वाले रेजोनेंस से अलग बैच हाँ है। सर। हाँ सर उनके अलग बैच है। ओके ओके, कर दो इरेज बच्चों ये। यस हाँ हाँ सर हो सर। गया। हाँ सर। चलो इसके बाद तीसरा होता है HN3। ये कभी कभी देखने को मिलेंगे, ये तो शायद पहली बार देख रहे होंगे आप। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राजोइक एसिड। क्या? हाइड्राजोइक एसिड, ये नाम याद रखना है हमको। इससे अपन को एक आयन मिलता है जो कि काफी काम आने वाला है आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं अजाइड आयन। क्या बोला जाएगा इसको? अजाइड आयन, N3-, अजाइड आयन। आगे एक्सरसाइज में अगर ये नाम याद आए तो N3- याद आ जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? एसिड का सर। काम क्या है? H+ डोनेट करना होता है क्या? हाँ H+ डोनेट किया, ये एसिड था, इसने H+ डोनेट किया, जो बच्चा उसको हमने क्या बोल दिया? अजाइड। अजाइड आयन। अजाइड आयन। क्लियर है? याद ही करना है बेटा, हाँ। और हाँ कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ समझने वाला तो था नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड आयन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अजाइड आयन, अगर मैं नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाऊं तो कैसे में बनेगा? N2O। दोनों के लोन पेयर, दोनों के लोन पेयर क्या हो जाए, सॉरी दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट। तो एक ही केस हाँ। हो सकता है ऐसा होने के लिए। ये नाइट्रोजन था, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? हाँ तो इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसी तरह से O की जगह N- लिख दूं, क्या लिख दूं? N-। N- में भी इलेक्ट्रॉन कितने? 8 ही हैं, जितने ऑक्सीजन के पास थे, है ना? है ना? और हाँ। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 थे, तो इसके पास भी 6 ही है। तो सेम उसी तरह से बिहेव कर सकता है ऑक्सीजन की तरह, हाँ। हाँ नेगेटिव है ना? तो इसका शेप इस तरह से बना सकता हूं मैं, ये हाँ सर। हो गया प्लस, और ये माइनस जो था माइनस। ये -2 में कन्वर्ट हो गया। हुआ क्या?
यस सर। सही लिखा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मुझे ओवरऑल लिखना है तो इस पे 2 माइनस का चार्ज और 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब टोटल कितना चार्ज, -1। -1 हाँ। तो वन। इसको मैं क्या N3 माइनस लिख सकता हूँ। यस। यस सर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का। हम्म। क्लियर हाँ क्लियर। चलो नोट कर लो। सर राइट के बाद क्या लिखा है? राइट के बाद कहाँ बेटा? रेजोनेटिंग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS। हो गया क्या? यस सर। 1 मिनट सर। सर कोई मीटिंग रूम में है लगता। बेटा मैं शायद होस्ट नहीं हूँ। दुर्गेश सर शायद कोई वेटिंग रूम में देखना नहीं था। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलो एक और इसी के अजाइड आयन के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इरेज कर दूं। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजाइड आयन जो है वो तो लीनियर है, इज लीनियर, बट हाइड्राजोइक एसिड इज बेंट। बेंट का मतलब तो समझते हो ना, एंगुलर, है ना। वाई, बताओ वाई। तो देखो हमने हाइड्राजोइक एसिड तो पढ़ा था, इस तरह का होता हाँ है ना। अब इस तरह का हाइड्राजोइक एसिड है, सॉरी हाइड्राजोइक एसिड क्या, ये क्या है हमारा अजाइड आयन, तो ये तो लीनियर ही होगा, लीनियर ही होगा ना ये तो, हाँ हाँ क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp सेंट्रल एटम, SP। तो लीनियर है, ये लीनियर। अगर मैं ले जाऊं इसको हाइड्राजोइक एसिड में तो इस तरह का होगा क्या, ये इस तरह का, इस पे लोन पे आ गया, हाँ है ना, हाँ इस तरह का ही हाँ। बनेगा। तो अब लोन पे आया है तो लोन पे इसको 180 का होने देगा, नहीं ना। नहीं। नहीं नहीं। तो ये क्या हो गया, ये बेंट हो गया ना, इस वजह से ये क्या हो गया, बेंट हो गया। Bent। तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हाइड्राजोइक एसिड हाँ हैविंग बेंट स्ट्रक्चर। क्लियर है, यस सर। समझ आ गया। हाँ इस पे कोई लोन पेयर नहीं था, इस वजह से ये क्या था, इस वजह से लीनियर था। Linear। इसके ऊपर भी लोन पेयर होता तो ये बेंट स्ट्रक्चर का होता। क्लियर, या हाँ। कर दो रेस, यस सर। 1 मिनट सर। सर लिखो। हाँ 2-3 बेटा, लोग वेटिंग में है सर, आप ले लो ना अंदर। अरे वो दुर्गेश सर यहाँ पर एडमिन कोई भी नहीं वेटिंग पे। होस्ट है। सर 3 लोग हैं तुम सर। तुम्हें कैसे पता मीटिंग में है? सर व्हाट्सएप पे उसने बता रहे हो बताया लोग। सर। तो मनस्वी है व्हाट्सएप सर, पे मनस्वी। सर आदित्य करके था, वो तो आ गया है। आई एम कमिंग। हाँ सर हाँ, मनस्वी। आ गया। आ गया मैं। कमिंग, हाँ सर मैं भी आ गई। आगे सब आगे कर लिया उन्होंने। हाँ कर दो रेस बच्चों, हाँ हो गया। सर। चलो इसके बाद है ना, हम पढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट वाला एलिमेंट जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस। हाँ नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है ना। तो इसके ना अलोट्रोप्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अलोट्रोप। एलोट्रोप। जैसे कार्बन के 3 अलोट्रोप एलोट्रॉप्स। होते हैं ना, वैसे ही फॉस्फोरस के भी अलोट्रोप होते हैं। तो फॉस्फोरस के जो एलोट्रोप हैं वो 2 मेन
दो टाइप के हैं, काफी टाइप के होते हैं, लेकिन हमें दो टाइप के बारे में डिस्कस करना है। पहला होता है बेटा व्हाइट इलेक्ट्रॉन या व्हाइट फॉस्फोरस, और दूसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको हमेशा वाटर में रखा जाता है। किस में रखते हैं? वाटर में। वाटर से रिएक्ट पानी आपको नहीं में। याद नहीं, वाटर से रिएक्ट नहीं होता बेटा। देखो हमने फैजांस रूल पढ़ लिया है। हाँ मैंने आपको एक रूल के बारे में बताया था, जो जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि कोवेलेंट नहीं होते। याद है ऐसा कुछ? हाँ हाँ कोवेलेंट वाले बेंजीन में, अल्कोहल में, इनमें सोल्यूबल। तो सोल्यूबल होते पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर में होगा। तो ये फॉस्फोरस जो है नॉन मेटेलिक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट है हाँ तो इस वजह से वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये एयर से इजीली हम्म। रिएक्ट कर देता है, वो मैं बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पहला वाला, व्हाइट फॉस्फोरस। है ना? कहाँ यूज करते हैं फॉस्फोरस को बेटा? मैच स्टिक देखिए आपने? हाँ मैच हाँ वो ब्राउन अब रेडिश मैच कलर का। स्टिक्स, हाँ मैच स्टिक्स में आप यूट्यूब पे काफी सारे वो भी देख सकते हो वीडियोस व्हाइट फॉस्फोरस के। इसको अगर हाथ में लेंगे ना, तो हाथ में धुआं 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 हो जाएगा। मैच स्टिक्स की जो वो होती है ना, मैच बॉक्स होता है उसके ऊपर, हाँ जिससे अपन यूं करके घिसना जलाते पड़ता हाँ है। जिससे हैं, उस हाँ उसमें भी थोड़ा बहुत व्हाइट फॉस्फोरस यूज करते हैं। बट वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर वो व्हाइट फॉस्फोरस के उसमें आ जाए फॉर्म में, तो वो उसी टाइम हवा में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ क्लियर है? तो व्हाइट फॉस्फोरस को हाँ पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। आपको ये तो पता है कि फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में मिलने वाला है हमें। यस सर। या एटोमिसिटी P4 हाँ होती है। सल्फर की कितनी होती है बताओ? सल्फर की 8। 6 6 नहीं बेटा, 8 होती है। 8 सर एस वैलेंस 8 तो होता है। 6 हाँ हाँ 6 होती है, लेकिन एस 8 होता है, वो मैं बताऊंगा P4 सल्फर 6 के टाइम। बनाते हैं। W वाला क्राउन जैसा होता है। स्ट्रक्चर बनाता है वो। अरे हाँ क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ सही बात। ठीक है, तो फॉस्फोरस है ना, 4 फॉस्फोरस के साथ मिलके, जैसे नाइट्रोजन तो N2 बना देता है, जबकि फॉस्फोरस P4 बनाएगा। अब यही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन जो है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 एंड फॉस्फोरस, स्पेलिंग गलत हो गई, भावनाओं को तो समझने लगे हो ना आप? हाँ हाँ सर, फीलिंग हाँ सर हाँ इम्पोर्टेंट। स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है। एग्जिस्ट in the form of P4 and it is soft solid. Why? रीजन ये क्वेश्चन सर काफी फॉर्म ऑफ की इंपॉर्टेंट है। बात क्या है? सर फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ की बात P4 क्या है? P4 P4 P4। ठीक है, लिख रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ यस सर। हाँ डन सर। हो गया? यस सर सर। अब देखो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बेटा। एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है, अगर मैं मान लू P2, तो नाइट्रोजन भी इस तरह से 3 बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोरस भी अगर P2 की फॉर्म में होता तो इस तरह से बनाता। बट नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग हो रही थी, जो पाई बॉन्ड बन रहे थे ऊपर के दोनों, वो 2p पाई वाले बन रहे थे। समझ रहे हो? 2p पाई का क्या यस मतलब है? सर। इसका भी 2p वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी 2p वाला। जबकि इसमें क्या होगा? 3p पाई वाले करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। हाँ या ना? हाँ सर। अब मैंने आपको बताया था कि जितना छोटा ऑर्बिटल होगा, उस टाइप के p बॉन्ड उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये 2p पाई बोल देता हूँ मैं इसको। और 3p पाई थोड़े बड़े बनेंगे इस तरह से। हाँ या ना? हाँ बट ये इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इफेक्टिव? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं,
इतना ज्यादा इफेक्टिवली ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो ड्यू टू द लार्ज साइज, इसमें मैं लिखवा ही देता हूँ, ये मत बनाना, इसका रीजन ही लिख लो कि किस वजह से N2 एंड P2 एग्जिस्ट नहीं करता, N2 तो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड इज स्टेबल। क्लियर है? और यहाँ पर ड्यू टू लार्ज साइज लिख सकते हो क्या इसके आगे, ऑफ 3p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड इज अनस्टेबल। बात समझ आई पहली वाली? हाँ है ना। दूसरा है कि फॉस्फोरस तो बेटा है ना थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का दोनों, और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन सॉलिड में होती है क्या? नहीं। नाइट्रोजन तो गैसियस फॉर्म में ही होती है ना। हाँ। ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, लेकिन कब? वो कंप्रेस करने के बाद, मतलब मॉलिक्यूल्स को हम पास पास जबरदस्ती ला रहे हैं, ठीक है, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे तो हमारी गैसियस फॉर्म में ही रहने वाली है नाइट्रोजन, है ना, जबकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो आगे चल के ना बेटा हम वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। मतलब ये एक टाइप का ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूल भारी होता जाएगा तो इंक्रीज होता जाएगा। समझ आया? समझ आया? अब नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में फॉर्म कर रही है और फॉस्फोरस P4। नाइट्रोजन का मास में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास 28 ग्राम, और P4 का कितना हो जाएगा? 124 ग्राम। कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया ना मास? हो गया ना इंक्रीज? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ तो दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। मतलब मॉलिक्यूल ये ए मॉलिक्यूल ये बी मॉलिक्यूल है, दोनों करीब करीब गए तो क्या ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? हाँ। है ना। इस वजह से P4 तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, जबकि N2 गैसियस फॉर्म में पाई जाएगी। सेम अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारी F2 एंड Cl2 गैस होती है, जबकि Br2 तो लिक्विड होता है और I2 सॉलिड होता है। F2 क्या है? गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, जबकि ये सॉलिड है। ऐसा क्यों? तो यही रीजन है बेटा। कौन सा रीजन है ये? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से F2 एंड Cl2 का वेट तो कम था, इस वजह से गैसियस फॉर्म में थे, फिर इंक्रीज हुआ तो इतने पास आ गए कि उनकी स्टेट कैसी हो गई? लिक्विड। और ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में। सॉलिड। समझ आ गया? हाँ बोलो, नोट कर लो, नोट कर लो। एक बार पहले वाली साइड दिखाओ ना सर। क्या? ओल्ड वाला, ये वाली? हाँ सर। इसकी बात की सर। इससे भी पहले की? ये नहीं, बात की तो ये तो लिखो पहले। जो भी नेक्स्ट दिखाई वाली सर, नेक्स्ट वाली। हाँ सर ये वाली? सर वो लिखना बाकी है। ये वाली अजाइड आयन वाली? इसके बाद ये हाँ लिखो बेटा, पहले ये लिख रहे हैं सब, फिर हो गया। हो गया। ये बाकी सर इसे और पर एक्सप्लेन कीजिए सर। क्या बेटा, क्या एक्सप्लेन करूं? ये वाला पार्ट वाला एक्सप्लेन कीजिए सर। ये वॉन्डरवॉल फोर्स वाला? हाँ हाँ सर। बेटा ये है ना, हम इस चैप्टर के लास्ट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, एक बॉन्ड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वॉन्डरवॉल बॉन्ड, जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। और ये आपने ना वहां पर भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, वॉन्डरवॉल रेडियस के टाइम। हाँ। याद है? तो ये जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग है दो मॉलिक्यूल का पास पास आना या दो स्पीसीज का पास पास आना। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है तो मॉलिक्यूल क्या होते जा रहे हैं? और ज्यादा पास पास आते जा रहे हैं, इस तरह से, है ना? अगर वो बिल्कुल चिपक जाएंगे तो वो कौन सी स्टेट में चले जाएंगे? सॉलिड में। Solid. अगर वो थोड़ी दूर दूर रहेंगे तो लिक्विड में, और काफी दूर दूर रहेंगे Gas. इस तरह से काफी Gaseous दूर state. दूर तो गैसेस। तो जैसे हमने ये एक रूल पढ़ा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ना तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल भारी हो चुके हैं। मॉलिक्यूल भारी हो चुके हैं ना तो वो हिल डुल नहीं पा रहे हैं ज्यादा। जैसे मोटे आदमी जो होते हैं ना वो घर पे ही सोते रहते हैं, ज्यादा हाँ। चलते फिरते नहीं है ना? उसी तरह से मोटे मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो भी ज्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं, हिल डुल नहीं पाएंगे। हिल डुल नहीं पाएंगे तो जो उनके करीबी मॉलिक्यूल होंगे उनके करीब वो जाने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 इतने करीब चले जाएंगे कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके घर में कोई पेट है, क्या है? एक एनिमल है, डॉग मान सकते हैं, डॉग मान लिया हमने। हाँ। अब वो डॉग है ना काफी शरारती है, क्या है? काफी शरारती है। शरारती। अब वो किसी के पकड़ में आने वाला है क्या? कोई नहीं। नया आया नहीं। उसको तो अच्छे से पागल कर देगा, कोई नया मेहमान आया तो, हाँ। है ना? हाँ। तो वो जो शरारती डॉग था वो कौन है? वो एक तरह का हल्का वाला मॉलिक्यूल है। लेकिन Yes, मान लो yes. कि एक मोटा सा डॉग है जो सोता ही रहता है, चोर भी आ जाए तब भी नहीं उठेगा, घर लुट गया। तो वो कौन है? भारी वाला मॉलिक्यूल है। मतलब हैवी मॉलिक्यूल है वो वहीं बना रहेगा जहां पे वो था। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, क्या हुआ? वंडरवॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़े। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो मॉलिक्यूल पास पास आए और किस में कन्वर्ट हो गए? पहले वो लिक्विड में होंगे फिर गैस में होंगे। लेकिन यहाँ पर N2 P2 में देखो, यहाँ तो 28 ग्राम था और एकदम से 3 गुने से भी 4 गुने से भी ज्यादा हो गया। इस वजह से लिक्विड स्टेट नहीं आई इस वाले में। इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि पहले ही गैसियस था, फिर गैसियस था, फिर लिक्विड हुआ, फिर सॉलिड हुआ। इसमें तो इतना वो हो गया, डिजास्टर चेंज आ गया, है ना? इस वजह से ये कौन सी स्टेट में होगा? सॉफ्ट सॉलिड। अब सॉफ्ट सॉलिड क्यों है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है ना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं, है ना? तो हाँ। P4 सॉफ्ट सॉलिड इसलिए क्योंकि उनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि आयनिक कंपाउंड में या मेटेलिक बॉन्ड में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, दो मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। समझ आ गया? हाँ। यस। हाँ सर। चलो आगे चले। चलते एक मिनट। हाँ सर। अब देखो बेटा, मैं व्हाइट फोस्फोरस का है ना बेटा डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरह का होता है, 4 फोस्फोरस आपको इस तरह के दिखेंगे। अब एक फोस्फोरस ये वाला यूं जुड़ा रहता है, एक फोस्फोरस ये वाला यूं जुड़ा रहता है। अगर मैं हर एक फोस्फोरस की बात करूं ना तो हर एक फोस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर भी है क्या? लोन पेयर हाँ। है ना? हर एक फोस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी? sp3, 3 तो बॉन्ड और एक लोन पेयर, इस तरह नंबर 4। क्लियर है? sp3 होने के अकॉर्डिंग इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। बताया था ना टेट्राहेड्रल का, हाँ। है ना? बट बताया इनका था। बॉन्ड एंगल इतना नहीं होता है। इनका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। डिग्री, है ना? ये बॉन्ड एंगल हुआ, ये वाला भी एक बॉन्ड एंगल है, ये वाला भी एक बॉन्ड एंगल है। तो ये सब कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। 60 डिग्री। तो होना कितना चाहिए था? 109 है कितना? 109, 28 60। 60 डिग्री। अब देखो, अगर एक इस तरह का है और एक इस तरह का है, किन में ज्यादा रिपल्शन होगा? ये वाले बॉन्ड एंगल में कि ये वाले में? सेकेंड वाली। सेकंड वाले में। अब हम्म। सेकंड वाले में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है तो एक तरह का अनस्टेबल कंपाउंड है वो, हाँ। हाँ। है ना? हाँ। एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, स्ट्रेन मतलब दबाव काफी ज्यादा उनके ऊपर टूटने का। इसी वजह से इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब ही क्या है? कि वो अनस्टेबल है, दूसरों से जाके जुड़ना चाहता है, वो अपना पुराना बॉन्ड छोड़ना चाहता है। समझ आ गया? इस वजह से अगर इसको हमें P4 की स्टेज में ही रखना है तो इसको हमें पानी में डाल के रखना पड़ेगा,
पानी में डाल के रखोगे तो ये किसी और से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं ये करेगा। पानी से तो रिएक्ट नहीं करेगा ये। क्लियर है? यस हाँ। सर। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल जरूर याद रखना कि इसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसके नीचे एक लाइन में लिखवा देता हूँ, ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है बेटा व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, नोट करो। हो गया क्या? यस हाँ। सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें ये लाइन लिखवा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बस 2 मिनट का और वेट कर लो, फिर छोड़ दूंगा। एक्चुअल बॉन्ड एंगल should be 109 degree 28 minute, but in reality bond angle is 60 degree। अभी समझाया वही लिखा है। हाँ सर। So it is हाँ a highly strained molecule, that's why it is very reactive and catches fire easily। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। यस सर। एक ये वाला स्ट्रक्चर भी बना लो, ये भी सिंपल ही है। रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस के बाद है ना, ब्लैक Black फॉस्फोरस phosphorus। को हम ब्लैक को नहीं, रेड करो इसको, ब्लैक नहीं पढ़ते बेटा, ओनली रेड पढ़ेंगे, है ना। रेड फॉस्फोरस क्या होते हैं? जिनकी मैच स्टिक की टिप बनती है ना, टिप हाँ। हाँ ब्राउनिश कलर की हाँ। होती है, वो रेड हम्म। फॉस्फोरस। अब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। अब इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है मतलब इसने क्या किया है, अपना बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ा लिया है किसी तरह से। अब देखो वो किस तरह से बढ़ा है। ये ना बेटा, इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म या पॉलीमेरिक फॉस्फोरस। पॉलीमेरिक का मतलब समझते हो? पॉलीमर। पॉलीमर बना लिया उसने। क्या बना लिया? पॉलीमर। पॉलीमर। आप ये लिखो, आप ये लिखो, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज पे बना देते। 1 मिनट लगेगा। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस 1 तरह मिनट से सर। होता है। ये लो, हो गया सर। साथ साथ बना लो। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जो एक स्ट्रक्चर बीच वाला जो बॉन्ड था ना, उस बॉन्ड को इन्होंने क्या कर दिया, पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इनका जो बॉन्ड एंगल 60 था, अब वो अप्रोक्स 90 से 100 के बीच में चला गया। क्लियर है? हाँ सर। इस वजह से ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव तब भी होते हैं, लेकिन कब? जब इनको बाहर से कोई फायर मिले या बाहर से कोई आग मिले, तब जाके जलेंगे। इस वजह से कहाँ पर यूज होने वाले हैं ये? मैच स्टिक की Matchstick टिप पर। स्टिक में। समझ आ गया? हाँ। हाँ। तो ये स्ट्रक्चर दोनों के याद रखना है कि व्हाइट फॉस्फोरस थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको हमेशा वाटर में स्टोर करते हैं। क्लियर? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हाँ। देखेंगे। बेटा ये वाला लेक्चर है ना, मैं कोशिश करूंगा कि कल तक अपलोड कर दूं।
ओके ठीक सर। है। हाँ सर। तो वो Okay, sir. यूट्यूब चैनल की लिंक भी मैं अपने ग्रुप पे भेज देता हूँ, उस पे हाँ जाके सर, आप मिल गया पुराने है। देख सकते हैं। मिल ठीक गया है ना। सर मैंने तो चलो सब्सक्राइब बाय। किया। सब्सक्राइब किया हुआ सर। सर प्लीज चलो रिपीट बाय, थैंक यू। होमवर्क। बाय सर। सर होमवर्क रिपीट क्या बोल, होमवर्क बेटा B1 B1 वाली डीपी है, B1 पेज नंबर 30 पर है। B1 वाली DPP। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ओके सर। उसमें। ओके हाँ, सर। मैंने क्वेश्चन लिखवाया भी था। क्वेश्चन याद है हाँ किसी को? सर मैंने नंबर स्क्रीनशॉट ऑफ लिया है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ ऐसा था, हाँ सर ऐसा है ही ना, वो वाली डीपीपी। हाँ सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय चलो सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।